गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल है बच्चे? पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा आप सबकी? बच्चे, मैं CS अमित वोरा आज आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे जो कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आती है। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम क्या है बेटा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। बच्चे, आप एक चीज बताइए, एक ह्यूमन टेंडेंसी क्या है? जो बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है वो क्या है? मैं CS हूं, LLB हूं, LLM हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, जितने भी लोग पूरी की पूरी जिंदगी काम करते हैं, हम लोग सारा दिन मेहनत करते हैं। बच्चे, क्यों करते हैं? फाइनली हमारा सपना क्या होता है? हम एक फ्लैट खरीदेंगे, हम एक घर बनाएंगे, हम एक बंगला खरीदेंगे, हम एक मैंशन बनाएंगे। इसका मतलब सबका मेन पर्पस क्या है? पैसा कमा के कोई ना कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करना। क्योंकि स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया हम हमेशा मानते हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है। कब? जब हमारे पास कोई अपना घर, अपनी दुकान, अपना मकान है। तो बच्चे, उसी से रिलेटेड हम आज लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। राइट बच्चे? तो शेल वी बिगिन? देखिए बेटा, हमारे टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? हमारे टॉपिक का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। बच्चे, बड़े ध्यान से देखिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू। जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन, जब मैंने ये एक्ट पढ़ा एज अ स्टूडेंट, जब मैंने इसको CS एग्जीक्यूटिव में पहली बार पढ़ा था आज से 15 साल पहले, व्हेन आई वाज डूइंग CS, तो उस टाइम पे जब मैंने ये लॉ पढ़ा तो पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया ये एक्ट पढ़ते ही, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कि यार ये एक्ट जो है ये मुझे सेल ऑफ गुड्स का बड़ा भाई लग रहा है। आप सोच के देखो, फाउंडेशन में पढ़ाया जाता था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, या अभी तो CS एग्जीक्यूटिव में नए कोर्स में, इंटर में, एग्जीक्यूटिव में भी आ गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जैसे गुड्स के बारे में होता था, मेरा माइंड अपने आप काम करने लगा कि शायद ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में होगा। राइट बच्चे? तो कहने का मतलब ये कि मैंने अपनी तरफ से जब ये चैप्टर पहली बार खोला, जब मॉड्यूल ICSI का खोला, जब मैं CS कर रहा था, या जब उसके बाद LLB की, तो सबसे पहले जो नाम आया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उससे मुझे क्या लगा कि जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट गुड्स के लिए होता है, ऐसे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता होगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये थॉट प्रोसेस लाया तो दिमाग में दो क्वेश्चन मार्क बन गए। दो क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ये जो ट्रांसफर वर्ड है, अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है तो यहां पर सेल ऑफ प्रॉपर्टी क्यों नहीं लिखा? वाई ट्रांसफर? जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट होता है ऐसे सेल ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्यों नहीं है? ये पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। और दूसरा क्वेश्चन क्या आया कि सर अगर ये प्रॉपर्टी है, ये एक्ट इमूवेबल के लिए है, तो सर यहां पे सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट क्यों नहीं बोला गया? तो कहने का मतलब बेटा, जब मैं इसको पढ़ रहा था एज अ स्टूडेंट तो मेरे माइंड में दो क्वेश्चंस क्या आए। पहला क्वेश्चन कि सर इसका नाम सेल क्यों नहीं है, ट्रांसफर क्यों है? और दूसरा, सर अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है तो इसको फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट क्यों नहीं बोला हुआ, खाली प्रॉपर्टी एक्ट क्यों बोला हुआ है? राइट बच्चे? इसी के साथ बड़े ध्यान से समझिएगा, तीसरा क्वेश्चन जो माइंड में आया वो ये आया कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉ है, ये प्री इंडिपेंडेंस लॉ है, तो ये लॉ आज भी हम पे एप्लीकेबल हो रहा है। क्यों हो रहा है? जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता था 1872 वाला, सेल ऑफ गुड्स 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो ऐसा लगा कि यार ये पुराने लॉज भी क्यों एप्लीकेबल होते हैं। तो कहने का मतलब, जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 पढ़ना है तो तीन चीजें दिमाग में क्या आई। पहली बात, प्री इंडिपेंडेंस लॉ हमें आज भी क्यों पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात कि इसका नाम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्यों नहीं है। और अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, अगर ये सेल ऑफ गुड्स का बड़ा भाई है, तो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? वाई ओनली द वर्ड प्रॉपर्टी हैज बीन रिटन। अब देखिए बच्चे, इन तीनों क्वेश्चंस का मुझे जवाब मिला जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज बेटा ध्यान से देखिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू। सबसे पहले देखिए
जब भी हम बात करते हैं किसी भी प्री इंडिपेंडेंस लॉ की, देखिएगा बेटा, whenever we are talking about any प्री इंडिपेंडेंस लॉ, जब भी हम किसी भी प्री इंडिपेंडेंस लॉ की या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा संविधान बनने से पहले के जो कानून है, अगर हम कभी भी उसकी बात करेंगे तो याद रखिएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बेटा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 372 बनाया गया था बेटा, आर्टिकल 372, जिसमें यह लिखा गया था कि ब्रिटिश इनैक्टमेंट्स भी, कुछ ब्रिटिश इनैक्टमेंट्स हम पे एप्लीकेबल होंगी। ब्रिटिश इनैक्टमेंट्स आर एप्लीकेबल टू इंडिपेंडेंट इंडिया, तो बच्चे याद रखिएगा, अगर हमसे कोई पूछे कि अमित सर, अगर हमसे कोई भी पूछे कि अमित सर ये पुराने लॉज आज भी इंडिया पे अप्लाई होते हैं, आज भी हमें पढ़ाए जाते हैं, सर क्यों पढ़ाए जाते हैं, तो इसका क्या रीजन है? बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 372 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान बन रहा था, जब हमारे सारे कानून बन रहे थे, तो बी आर अम्बेडकर ही वॉज द पर्सन जो लीड कर रहे थे। उन्होंने ये माना था कि इंडिया में इतने सारे कानून नए बनाना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी पुरानी इनैक्टमेंट्स हैं जो कि अच्छी है, उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वाज वन ऑफ दोज इनैक्टमेंट्स। क्लियर है बच्चे? तो आपसे कोई भी पूछे पुराना लॉ इंडिया में क्यों एप्लीकेबल हो रहा है, तो हम बोलेंगे बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 372। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जवाब तो हमें मिल गया कि सर ये पुराना ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉ भी हम पे एप्लीकेबल हो रहा था। बिल्कुल सर, क्यों एप्लीकेबल हो रहा था ये? क्योंकि ये पुराना लॉ है, तब भी हम पे अप्लाई हो रहा था बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 372। डन। लेकिन अब बात तो घूम फिर के वही रह गई कि सर ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर क्यों लिखा है, सेल क्यों नहीं लिखा? वाई द टर्म सेल हैज नॉट बीन मेंशन्ड, वाई द वर्ड ट्रांसफर हैज बीन मेंशन्ड? अब देखिएगा बेटा, ध्यान से पूरी बात समझिएगा। बेटा देखिए, जब हमने पढ़ा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मेरी बात सुनिएगा, जब हमने पढ़ा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पहले हमें उसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इसको पढ़ने से पहले। जब हम बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की, तो आप पहले एक चीज बताइए, ए ने बी को कार सेल की। जब ए ने बी को कार सेल की, तो सर ये वाला जो कार सेल की ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में सेल है। तो सर ये कहां कवर किया जाएगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कवर किया जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि ए ने बी को, मेरा क्वेश्चन ये है कि ए ने बी को कार गिफ्ट की। मेरा क्वेश्चन ये है कि ए ने बी के पास कार गिरवी रखी, दैट इज प्लेज करी। तो क्या ये सारी चीजें भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आती थी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आती। क्यों? क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो सिर्फ गुड्स की सेल से डील करता है, उसको बाकी सारी ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, राइट? इसीलिए ध्यान से समझेगा, जो गलती सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमने करी वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर इज अ वाइडर टर्म। बेटा मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, ट्रांसफर इज अ वाइडर टर्म देन सेल। ट्रांसफर इज अ वाइडर टर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ट्रांसफर के अंदर सारी चीजें आएंगी। मतलब सर ट्रांसफर में द टर्म ट्रांसफर हियर इंक्लूड्स सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सर इट इंक्लूड्स मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, गिरवी रखना प्रॉपर्टी को, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, मॉर्गेज मतलब प्रॉपर्टी को गिरवी रखना, इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, लीज ऑफ प्रॉपर्टी, लाइसेंस ऑफ प्रॉपर्टी। कहने का मतलब बच्चे, ट्रांसफर इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ ट्रांसफर, एवरी काइंड ऑफ कन्वेइंग ऑफ राइट्स, चाहे वो सेल की वजह से हो, चाहे वो मॉर्गेज की वजह से हो, चाहे वो एक्सचेंज की वजह से हो, चाहे वो गिफ्ट की वजह से हो, चाहे वो लीज की वजह से हो, चाहे वो लाइसेंस की वजह से हो। इसका मतलब कि इस एक्ट में हम खाली सेल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम खाली सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम सेल के साथ साथ एवरी मोड ऑफ ट्रांसफर पढ़ेंगे। याद रखिएगा बेटा, एवरी मोड ऑफ ट्रांसफर की बात कर रहा हूं मैं, ट्रांसफर। इस एक्ट के अंदर सक्सेशन नहीं आएगा। देखिए, इस एक्ट के अंदर सक्सेशन नहीं आएगा, मतलब
फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी बेटे को मिल गई, वो इस एक्ट में कवर नहीं होगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना नहीं होता। इसका मतलब हम यहां पढ़ेंगे अमित वोरा अपनी प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है, अमित वोरा अपनी प्रॉपर्टी आपको गिरवी दे रहा है, अमित वोरा आपकी अपनी प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट दे रहा है, अमित वोरा अपनी प्रॉपर्टी आपको किराए पे दे रहा है। लेकिन अमित वोरा के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को अगर दी जा रही है तो बच्चे वो यहां पर कवर नहीं होगा क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं होता, वो सक्सेशन होता है। क्लियर है बच्चे? ये बात सबको समझ आती है कहानी? चलें आगे। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये जो वर्ड्स मैंने लिखे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर, जिसमें सेल, मॉर्गेज, ये सब चीजें आएंगी, सुनिएगा, इसका एक एक करके फटाफट से मीनिंग भी देखते हैं। सुनिए, जब मैं आपको कहता हूं कि अमित वोरा ने प्रॉपर्टी सेल करी आपको, तो आपको समझ आता है कि सर अपना घर या प्रॉपर्टी बेची और बेच के आपसे पैसे ले लिए, वो हो गया सेल। ठीक है सर। मॉर्गेज, अमित वोरा ने प्रॉपर्टी गिरवी रखी, दैट इज मॉर्गेज। मैंने अपना घर आपके पास गिरवी रखा और आपसे लोन ले लिया, दैट इज मॉर्गेज। एक्सचेंज, अमित वोरा ने आपको बोला कि मेरा घर ले लो और अपनी 2 दुकानें दे दो, दैट इज जैसे गुड्स में बार्टर सिस्टम होता था, जिसमें हम गुड्स में जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी में जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं बेटा, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम एक्सचेंज बोलते हैं, राइट। गिफ्ट, आप जानते हो गिफ्ट का मतलब क्या है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको दे दी लेकिन मैंने उसमें आपसे कोई कंसीडरेशन नहीं लिया ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन, राइट बच्चे। मैंने आपसे कोई कंसीडरेशन नहीं लिया ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन। लीज, सर लीज का मतलब होता है प्रॉपर्टी को किराए पे देना, आप इसको लीज कह लो या रेंट अग्रीमेंट कह लो, प्रॉपर्टी किराए पे देना, राइट। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको सेल समझ आया, मॉर्गेज समझ आया, एक्सचेंज समझ आया, गिफ्ट समझ आया एंड लीज। माय क्वेश्चन इज कि लाइसेंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लाइसेंस? सोच के जवाब दो। कभी सुना है इमूवेबल प्रॉपर्टी का लाइसेंस? सोचिए बच्चे, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए कि क्या होता है। प्लीज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लाइसेंस? कभी सुना है किसी ने लाइसेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी? नहीं सर, सुना तो नहीं है। सर लाइसेंस इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब नहीं समझ आ रहा। सुनिए बेटा ध्यान से, अगर हम बात करते हैं लाइसेंस की, बाकी सारी टर्म्स हमें समझ आती हैं। जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, मैं बोलूंगा अमित ने प्रॉपर्टी सेल कर दी, अमित ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, अमित ने प्रॉपर्टी गिफ्ट दे दी, आपको समझ आएगा। अमित ने प्रॉपर्टी लाइसेंस भी दे दी, आप कहोगे वो क्या होता है। सुनिए, लाइसेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, सुनिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सुनिए। आप अपनी फैमिली के साथ 3 नाइट 4 डेज के लिए गोवा गए। आप अपनी फैमिली के साथ 3 नाइट 4 डेज के लिए गोवा गए। अब यार ये मत कहना कि सर फैमिली के साथ गोवा कौन जाता है। इट्स एन एग्जांपल कि आप अपनी फैमिली के साथ गोवा गए। जब आप फैमिली के साथ गोवा गए 3 नाइट 4 डेज के लिए, आपने कोई होटल या रिजॉर्ट बुक कराया और आप वहां पर रुके। तो माय क्वेश्चन इज, क्या वो रिजॉर्ट के मालिक ने आपको वो रिजॉर्ट सेल कर दिया? नहीं सर। क्या मॉर्गेज किया, गिरवी रखा आपके पास? नहीं सर। क्या उसने एक्सचेंज किया? नहीं जी। सर उसने गिफ्ट दिया? नहीं। क्या उसने लीज की? क्या जैसे लीज होती है हर महीने का किराएदार वाला सीन, वो किया? नहीं। दैट इज लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब होता है कि सामने वाले ने आपको अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी दी यूज करने के लिए, कुछ बहुत ही ज्यादा शॉर्ट पीरियड के लिए, और आपने उसको उसकी जगह पैसे दे दिए, टैरिफ दिया। याद रखिएगा, लीज में आप रेंट पे करते हो लेकिन लाइसेंस में आप टैरिफ पे करते हो। अगर आप लोगों को याद आ रही है, एक मूवी थी जब वी मेट, करीना कपूर और शाहिद कपूर की। उस मूवी के अंदर वो लोग रात को कहीं रतलाम नाम की जगह पे रुक जाते हैं और वहां पर रात को होटल डिसेंट में वो जाते हैं। तो वो पूछता है शाहिद कपूर के टैरिफ क्या है। टैरिफ का मतलब क्या है? किराया, राइट। किराया, रेंट वाला किराया नहीं। कौन सा? टैरिफ माने फेयर। ये बात समझ आती है? तो अच्छा, अब आप एक चीज सोच के देखिए, हमने अगर हम लाइसेंस की बात करें, आपकी सिस्टर की शादी है, आपने बैंकेट हॉल बुक कराया, आपने कोई सेमिनार करना है उसके लिए आपने कोई होटल बुक कराया। तो कहने का मतलब किसी बहुत छोटे इवेंट के लिए, जब किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए जब भी आप कोई प्रीमाइसेस लेते हो, दैट इज नोन एज लाइसेंस। लाइसेंस और लीज में फर्क बहुत ज्यादा होता है। सोच के देखिए, जब आप घर किराए पे लेते हो या बिल्डिंग किराए पे लेते हो, तो क्या मकान मालिक आके उसको साफ करता है? नहीं। क्या मकान मालिक के बाद उसकी चाबी होती है? नहीं। लेकिन जब आप होटल में रहते हो, आप रात दोपहर को जाते हो, शाम को आते हो, तो आपका होटल का रूम क्लीन हुआ होता है, उनके पास मास्टर की होती है। यस और नो? तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए आप कभी भी किसी को अपनी प्रॉपर्टी देते हो या किसी से प्रॉपर्टी लेते हो और आप उसे उसके कंसीडरेशन पे करते हो इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ और फेयर, दैट इज नोन एज
लाइसेंस। ये बात समझ आई बच्चे? तो कहने का मतलब 2 क्वेश्चन, 3 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। पहला 1882 का एक्ट भी हमें पढ़ाया जाता है, क्यों? बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू इंडिपेंडेंट इंडिया बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 372 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर समझ आ गया। दूसरी चीज सर, ये जो लॉ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसका नाम ट्रांसफर क्यों है? क्योंकि बेटा ये खाली सेल को कवर नहीं करता, ये हर मोड को कवर करता है जिसके अंदर सेल, एक्सचेंज, मॉर्गेज, गिफ्ट, लीज एंड लाइसेंस आता है। डन। अब यहां पर एक चीज रह गई कि सर इस चैप्टर का जो नाम है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्यों है, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट क्यों नहीं है? सर इस चैप्टर का नाम ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट क्यों नहीं है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्यों है? सुनिए बेटा ध्यान से, ऑल ऑफ यू एक चीज देखिएगा बच्चे, ये जो पूरा का पूरा एक्ट है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। ये पूरा एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, लेकिन इस एक्ट के अंदर गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी सेक्शंस हैं। गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से इसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें एक सेक्शन गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का भी है, सेक्शन 122। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर व्हाई दिस एक्ट इज नोन एज प्रॉपर्टी एक्ट, बिकॉज मोस्टली 99.99% दिस एक्ट डील्स विद ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी भी इस एक्ट में डील किया जाता है, इसलिए इसको प्रॉपर्टी एक्ट बोला गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट नहीं बोला गया। आर वी क्लियर बच्चे? ट्रांसफर क्यों है? बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफर, नॉट ओनली सेल। वाई प्रॉपर्टी? बिकॉज इसमें गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी भी आता है, तो इसलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लिख सकते थे। हम पे आज भी एप्लीकेबल होता है बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 372। हो गई बेटा बात खत्म? अब सुनिए ध्यान से। अब ये कहता है कि सर एक लास्ट चीज और बता दो, डेट के ये एक्ट कब एप्लीकेबल हुआ था, ये कब आया था? ये 1 जुलाई 1882 को आया था बेटा। 1 जुलाई 1882 को इनैक्ट होके इफेक्टिव हो गया था। ठीक है जी, यहां तक बात हमें समझ आ गई। अब सुनिए, अब हम इसमें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे बेटा। एक चीज देखिएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है कि आप सोच नहीं सकते। सर मतलब ये बेटा कि ये इतना इंपॉर्टेंट एक्ट है, इस एक्ट के बेसिस पे मेरे को याद है मेरे जीसीएल जनरल एंड कमर्शियल लॉ होता था, 2004 की बात है, ये 2004 दिसंबर में मैंने एग्जाम दिया था। मुझे आज भी याद है बच्चे, ये मेरे एग्जाम में 36 मार्क्स का आया था, 36 मार्क्स का। कभी कभी 18, 15, 20 इतने तो नॉर्मल वेटेज है इसकी, राइट। एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है बच्चे। और एक चीज और, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो बीच बीच में इसकी इंटरलिंक होगी अदर एक्ट्स के साथ। सर क्या कहना चाह रहे हो? सुनिए बेटा ध्यान से, ऑल ऑफ यू इधर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कभी भी अकेले नहीं पढ़ा जाता। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 3 एक्ट्स के साथ पढ़ा जाता है। देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, सुनिए स्पेशली हम कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। देखिए बेटा, जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, एक आम आदमी क्या करता है? सबसे पहले प्रॉपर्टी को परचेज करता है। आप सबसे पहले प्रॉपर्टी को परचेज करते हो, राइट। आप सबसे पहले प्रॉपर्टी खरीदते हो। वो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद फिर आप क्या करते हो? आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हो। आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हो, राइट। हाँ सर, हम स्टैंप ड्यूटी भी पे करते हैं। और स्टैंप ड्यूटी पे करने के बाद फिर हम उस घर को अपने नाम पे रजिस्टर करवाते हैं, फिर हम उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, राइट। सिंपल सी बात है, हम उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे रजिस्टर करवाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? सुनिए बेटा, इंडिया में घर खरीदने से रिलेटेड जो लॉ है वो कौन सा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसके बाद हम स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं बेटा, उसके लिए कौन सा एक्ट है? इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। और बच्चे फिर हम प्रॉपर्टी को रजिस्टर करते हैं, इसके लिए कौन सा एक्ट है? रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों के तीनों एक्ट्स में इंटर रिलेशन है। पहले एक इंसान प्रॉपर्टी को परचेज करेगा तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होगी, फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी पे करेगा,
आपको पता है स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट का राइट होता है, हमारी लाइबिलिटी होती है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज होती है तो हमें स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। एंड लास्ट में कहता है उसके बाद आप उसको सब रजिस्ट्रार, जो भी आपके एरिया का सब रजिस्ट्रार होगा जहां पे आपकी प्रॉपर्टी है उसका सब रजिस्ट्रार होगा, उसके पास जाके आपको प्रॉपर्टी अपने नाम पे रजिस्टर करवानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए जब आप पढ़ोगे तो इसमें कहीं ना कहीं बीच में स्टैंप और रजिस्ट्रेशन का भी लिंक होगा, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे ये बात? चलें आगे। डन। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बेटा अपने सबसे पहले क्वेश्चन की, जो कि है मॉर्टगेज। हम अपना सबसे पहले मॉर्टगेज नाम का जो टॉपिक है इसको पकड़ेंगे बेटा। मॉर्गेज के अंदर आता है सेक्शन 58। ये सेक्शन 58 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। कई लोग इसको मॉर्गेज बोलते हैं, टी साइलेंट करते हैं, कई लोग इसे मॉर्टगेज बोलते हैं। क्लियर है बच्चे ये बात? समझने की कोशिश करें इसको। ठीक है, देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा। सर मॉर्टगेज का क्या मतलब होता है? देखिए बच्चे, एक इंसान जब किसी दूसरे इंसान को, ध्यान से देखिए, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, कोई भी हो सकता है, इंसान मतलब पर्सन, वेदर नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पास या किसी बॉडी के पास, किसी कंपनी के पास, किसी के पास भी, व्हेन वन पर्सन दूसरे पर्सन के पास जाता है और अपनी प्रॉपर्टी उसके पास गिरवी रखता है, एक पर्सन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जब किसी के पास गिरवी रखता है और गिरवी रखता है उसको हम बोलते हैं मॉर्टगेज। लेकिन वो गिरवी क्यों रखता है? 3 चीजों के लिए, या लोन, या डेट, या पेक्यूनरी लाइबिलिटी। ध्यान से समझिएगा बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, एक इंसान किसी दूसरे इंसान के पास गया और वहां जाके उसने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, डेट या पेक्यूनरी लाइबिलिटी। तो इसको हम बच्चे क्या बोलेंगे? मॉर्टगेज। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने कहा सर एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया। एक मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी के पास गया। क्यों गया सर? क्योंकि इसने अपनी प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रखा। ये गया अपनी प्रॉपर्टी को, ये गया अपनी प्रॉपर्टी को एज सिक्योरिटी रखने के लिए। और सर ये अपनी प्रॉपर्टी को एज सिक्योरिटी क्यों रख रहा है? अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट रख रहा है? अगेंस्ट लोन या डेट या पेक्यूनरी लाइबिलिटी। ये 3 वर्ड्स मैंने आपको बोले कि जब भी कोई एक इंसान अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है किसी दूसरे इंसान के पास एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, डेट और पेक्यूनरी लाइबिलिटी, देन दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड मॉर्टगेज। और जो इंसान गिरवी रख रहा है बेटा उसको हम बोलेंगे मॉर्गेजर, और जिसके पास गिरवी रख रहा है उसको हम बोलेंगे मॉर्टगेजी। मॉर्टगेजी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी के पास अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखता है एज अ लोन, एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन या डेट या पेक्यूनरी लाइबिलिटी। अब आप सुनिए बेटा ध्यान से, अगर मैं यहां पर बात करना चाहूं, सर आपने यहां 3 वर्ड्स बोले, एज अ लोन, अगेंस्ट लोन, अगेंस्ट डेट और अगेंस्ट पेक्यूनरी लाइबिलिटी। सर इन तीनों का मतलब क्या है? एक बार समझने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए बेटा ध्यान से, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मेरे को पैसों की जरूरत है, मैं गया पंजाब नेशनल बैंक के पास, मैंने अपने घर के कागजात उन्हें दिखाए और मैंने कहा सर मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। उसको बोलते हैं लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मैं गया, डॉक्यूमेंट्स दिए, उन्होंने मेरे टाइटल को देखा और मुझे 20 लाख का लोन दे दिया। तो इसका मतलब मैंने मॉर्टगेज किया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी, किसके लिए? लोन के लिए, राइट। लोन मतलब प्रॉपर्टी रखो और मुझे पैसा दे दो, राइट। मेरे घर के कागजात रखो और पैसा दे दो। तो मैं नया कर्जा, नया लोन ले रहा हूं जिसके लिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी रखी, राइट। लेकिन सेकेंडली मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेस करता हूं, मैंने आपसे
कुछ रॉ मटेरियल खरीदा था 1 करोड़ रुपए का, 50 लाख रुपए का, और मैं वो पे नहीं कर पा रहा, तो आप मेरे को बार बार कह रहे हो अमित मेरे पैसे दे। मैंने कहा ठीक है सर, आप एक काम कीजिए, मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये मेरे फ्लैट की चाबी आप रख लीजिए। सर जब तक मैं अपना कर्जा नहीं उतार देता, अपना ट्रेड का डेट नहीं उतार देता, तब तक ये फ्लैट आपके पास गिरवी पड़ा हुआ है सर। तो कहने का मतलब इस केस में भी मैंने अपना घर आपके पास गिरवी रख दिया, लेकिन क्या मैंने रख के कोई नया लोन लिया, कोई नया पैसा लिया? नहीं, पुराना कर्जा था, कोई ट्रेड डेट था, उसके अगेंस्ट मैंने मॉर्गेज कर दिया। तो कहने का मतलब मॉर्गेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन और डेट। दोनों में आपको फर्क समझ आ गया बेटा? जो मैं प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा हूं और पैसा ले रहा हूं वो क्या है? लोन। प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आपका कर्जा मेरे पे चढ़ा हुआ है और आप वेट नहीं कर रहे। मैंने कहा ठीक है, ये आपके पास गिरवी पड़ी हुई है, वो क्या हो गया? मॉर्गेज अगेंस्ट डेट। अब बात आती है पेक्यूनरी लाइबिलिटी की। बेटा पेक्यूनरी लाइबिलिटी का मतलब होता है अदर मॉनिटरी लाइबिलिटी। द वर्ड पेक्यूनरी लाइबिलिटी मीन्स अदर मॉनिटरी लाइबिलिटी। सर अदर मॉनिटरी लाइबिलिटी मतलब क्या कहना चाह रहे हो? सुनिएगा बेटा ध्यान से। अदर मॉनिटरी लाइबिलिटी का मतलब यहां पर क्या है? देखिए, मान लो फॉर एग्जांपल आप और मैं एक बिजनेस करना चाह रहे हैं। आप और मैं एक बिजनेस करना चाह रहे हैं। मेरे दिमाग में मेरे दिमाग में एक बिजनेस प्लान है जिसकी इन्वेस्टमेंट है 1 CR, 1 करोड़ रुपए। मैं कहता हूं 50 लाख मैं लगा रहा हूं, 50 लाख आप लगाओ। आप कहते हो अमित प्लान बहुत अच्छा है लेकिन रिस्की है यार, डूब गया तो मैं नहीं लगा रहा। मैं कहता हूं भाई प्लीज इन्वेस्ट करना। नहीं जी मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। क्यों? डूब जाएगा। मैंने कहा अच्छा एक काम कर, ये पकड़ मेरे फ्लैट की चाबी, अगर डूब गया तो मेरा फ्लैट बेच के पैसे वसूल कर लियो। राइट? अगर तेरे 50 लाख रुपीस मैंने डुबा दिए तो प्लीज ये फ्लैट बेच के पैसे वसूल कर लियो। मैंने अपना फ्लैट उसके पास गिरवी रख दिया, लेकिन क्या मैंने उससे कोई लोन लिया? नहीं। क्या मेरा उसको पुराना कर्जा है? नहीं। तो ये किस में आ जाएगा? अदर मॉनिटरी लाइबिलिटी में। तो हम इसको क्या बोलेंगे? पेक्यूनरी लाइबिलिटी। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ आई कहानी? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर मॉर्गेज की डेफिनेशन अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे कि मॉर्गेज का मतलब है जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखता है, और वो रखता है क्यों? एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, डेट या पेक्यूनरी लाइबिलिटी। इसको मॉर्गेज बोलते हैं। जो रख रहा है उसे मॉर्गेजर बोलते हैं, और जिसके पास रख रहा है उसे मॉर्गेजी बोलते हैं। राइट बच्चे? क्लियर है सबको? लिखे इसके बारे में, देखिए क्या कहता है। मेरे साथ साथ लिखेंगे बेटा। लिखिए, हेडिंग डालेंगे सेक्शन 58 मॉर्गेज। सेक्शन 58 मॉर्गेज लिखेंगे बेटा। whenever an immovable property आप मेरे साथ साथ पूरा लिखेंगे बेटा। जैसे जैसे आप लिखेंगे आपके नोट्स बनते जाएंगे बच्चे। हेडिंग डाली हमने सेक्शन 58 मॉर्गेज, व्हेन एवर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए मैं बेटा एक चीज याद रखेगा, जब भी पढ़ाता हूं तो मैं पहले कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, फिर मैं उसको लिखवाता हूं, ताकि एट द एंड ऑफ द सेशन आपके पास अच्छा खासा पूरा रजिस्टर तैयार हो जाए आपका। कंपनी लॉ के तो मेरी क्लास के बच्चे 2-2, 3-3 रजिस्टर्स भर देते हैं, क्योंकि बच्चे एट लास्ट ना ही आप बेयर एक्ट उठाओगे, ना मॉड्यूल उठाओगे, ना अमित सर की बुक उठाओगे। एट लास्ट आपको अपनी ही हैंडराइटिंग के रिवीजन नोट्स अगर पूरे मिल गए तो उससे अच्छा आपके लिए कुछ है ही नहीं। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट, इसीलिए आप लिखने की हैबिट डालिए प्लीज। कई बार बच्चे कहते हैं सर अमित सर बहुत लिखवाते हैं। बेटा अगर आप नहीं लिखोगे तो आप एग्जाम में 3 घंटे में कैसे परफॉर्म करोगे? आपको लिखने की हैबिट डालनी है प्लीज। तो वेन एवर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू वन पर्सन has been kept as a security with other person, loan, debt or any pecuniary liability, comma, then such transfer in property and rights is called mortgage
कॉमा पर्सन कीपिंग हिज प्रॉपर्टी as security is called mortgager. Whereas a person with whom property has been kept या has been mortgaged is called mortgagee. ठीक है जी। तो अगर हम इसको कहना चाहें तो हमें समझ आ गया कि सर जब भी कोई एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी को कभी भी एज अ सिक्योरिटी गिरवी रखता है अगेंस्ट लोन, डेट और पेक्यूनरी लाइबिलिटी, प्लीज इन तीनों चीजों को ध्यान रखिएगा, लोन, डेट और पेक्यूनरी लाइबिलिटी, दिस इज नोन एज मॉर्गेज। जो गिरवी रख रहा है वो मॉर्गेजर है, जिसके बाद रख रहा है वो मॉर्गेजी है। राइट बच्चे, तो सेक्शन 58 की डेफिनेशन हमें याद होगी बच्चे, व्हेनेवर अ पर्सन इज कीपिंग हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी विद अदर पर्सन अगेंस्ट लोन, डेट और पेक्यूनरी लाइबिलिटी, सच ट्रांजेक्शन और सच ट्रांसफर ऑफ राइट्स इज नोन एज मॉर्गेज। द पर्सन हु इज कीपिंग द मॉर्गेज इज नोन एज मॉर्गेजर, वेयर एज द पर्सन विद हुम द प्रॉपर्टी हैज बीन मॉर्गेज इज कॉल्ड मॉर्गेजी। राइट बच्चे, समझ आ गई कहानी। चले आगे। अब देखिए, अब यहां पर कहता है सर कितने तरीके के मॉर्गेजेस होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। सर कितने तरीके के मॉर्गेजेस होते हैं। देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, देर आर 6 काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस बेसिकली जो होते हैं बेटा, और भी आगे सब पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो मेन हेडिंग्स आती हैं, जो मेन काइंड्स आते हैं, देर आर 6 काइंड्स, जिसमें सबसे पहले आता है सिंपल मॉर्गेज, फिर आता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। आई रिपीट, पहले का नाम है सिंपल मॉर्गेज, सेकंड का है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, थर्ड आता है बेटा इंग्लिश मॉर्गेज, फोर्थ आता है यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज, फिफ्थ आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स, इक्विटेबल मॉर्गेज, एंड लास्ट आता है बेटा एनामलस मॉर्गेज, राइट बच्चे। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको कौन कौन से नाम बोले बेटा, सिंपल मॉर्गेज आता है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल आता है, यूसुफ्रक्चरी आता है, इंग्लिश आता है, टाइटल डीड्स आता है जिसको हम इक्विटेबल मॉर्गेज बोलते हैं, या एनामलस मॉर्गेज आता है। सर ये 6 तरीके के मॉर्गेजेस है मेन, और भी होते हैं जैसे पीसीन मॉर्गेज होता है जो हम पढ़ेंगे बाद में। सर ये 6 तरीके के मॉर्गेजेस मेन होते हैं। सर इन 6 के 6 में क्या डिफरेंस होता है बेटा, दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे देशों में सिंपल मॉर्गेज चलता है, बहुत सारे देशों में कंडीशनल सेल चलता है, कहीं इंग्लिश चलता है। इंडिया में बहुत सारे, आप इंग्लिश मॉर्गेज भी करा सकते हो, आप यूसुफ्रक्चरी भी कराते हो, आप टाइटल डीड्स भी कराते हो। मेन जो मॉर्गेज चलता है इंडिया में, अगर आप मेरे को पूछो सर कौन सा चलता है, तो यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज बहुत ज्यादा चलता है इंडिया में, और टाइटल डीड्स बहुत ज्यादा चलता है। ये दोनों के दोनों इंडिया में बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है, इंडिया में बहुत ज्यादा, मतलब 99 क्या 100% ट्रांजेक्शन इन्हीं दोनों पे होती है। राइट, क्लियर है बच्चे। सर इसमें क्या डिफरेंस होता है, हमें कैसे नाम याद होंगे बेटा, जैसे जैसे हम एक एक मॉर्गेज को कवर करेंगे आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम लिखेंगे सिंपल मॉर्गेज। देखिए सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे सिंपल मॉर्गेज। बेटा बड़े ध्यान से देखिएगा सिंपल मॉर्गेज के बारे में। सर सिंपल मॉर्गेज क्या होता है, देखिए बच्चे मेरी बात सुनिएगा बेटा। सिंपल मॉर्गेज एक ऐसा मॉर्गेज होता है जिसके अंदर एक मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के पास गिरवी रखता है, लेकिन सुनिए, ना तो इसके अंदर वो अपने घर के कागजात आपको देता है, कोई टाइटल डीड्स, कोई डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्री कुछ नहीं देता आपको, और ना ही वो आपको घर खाली करके,
मतलब एक सिंपल मॉर्गेज डीड बनेगी जिसकी एक कॉपी मेरे पास रहेगी, एक आपके पास रहेगी, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ना हम इसको रजिस्टर कराएंगे गवर्नमेंट के पास जाके, ना मैं अपने टाइटल डीड्स आपको दूंगा, और ना ही मैं घर का पोजेशन दूंगा। इसका मतलब ये एक ऐसा मॉर्गेज होता है, सिंपल मॉर्गेज, जो मॉर्गेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा रिस्की है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपके पैसे नहीं दिए तो आप मेरी प्रॉपर्टी भी नहीं बेच सकते। सिर्फ वो एक डीड है, कागज का टुकड़ा, जिसको आप लेके कोर्ट में जाओगे, कई साल केस लटकता रहेगा, उसके बाद जीतोगे तो प्रॉपर्टी बेच सकते हो। तो मतलब सिंपल मॉर्गेज की अगर हम बात करें तो बेटा ये मॉर्गेजी की तरफ से बहुत ही ज्यादा वीक मॉर्गेज होता है, राइट। लोग रिश्तेदारी में, दोस्ती में, अच्छे फैमिली और फ्रेंड रिलेटिव्स के अंदर ये सिंपल मॉर्गेज करते हैं, बट इट इज टू डेंजरस, क्योंकि ना तो आपके पास उसकी प्रॉपर्टी के कागजात है, ना आपके पास उसकी प्रॉपर्टी का पोजेशन है, और ना ही आपके पास कोई राइट है बिना कोर्ट में जाए उसको बेचे हुए। बेच सकते हो, नहीं बेच सकते, तो मतलब यू हैव टू नॉक एट द डोर ऑफ जुडिशरी। और सन्नी देओल साहब ने बोला है तारीख पे तारीख मिलता है और तो कुछ मिलता नहीं है। तो इसलिए कभी भी मैं मॉर्गेजी को सिंपल मॉर्गेज के लिए सजेशन नहीं दूंगा, राइट बच्चे। तो देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा कि एक मॉर्गेजर है, ये मॉर्गेजर मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी गिरवी रखता है। इसने अपनी प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रख दिया, लेकिन इसके अंदर क्या क्या खास बातें होंगी। पहली बात, इसके अंदर मॉर्गेज डीड बनेगी बेटा। मॉर्गेज डीड की 2 कॉपीज बनेंगी, एक मॉर्गेजर के पास रहेगी, दूसरी मॉर्गेजी के पास रहेगी। प्लस दूसरी चीज कि सर इसमें नो डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स, मॉर्गेजर मॉर्गेजी को अपने घर के कागजात नहीं देगा, अपने ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा। प्लस तीसरी चीज मैंने आपको क्या बोली बेटा, कि इसके अंदर नो पोजेशन इज ट्रांसफर्ड, इसमें कोई पोजेशन नहीं होगा, ट्रांसफर मॉर्गेजर के पास ही रहेगा, मतलब उसे अपना घर खाली करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में मैंने आपको क्या बोला कि मॉर्गेजी कैन सेल दी प्रॉपर्टी, मॉर्गेजी कैन सेल दी प्रॉपर्टी विद प्रायर कोर्ट अप्रूवल, विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कोर्ट। तो कहने का मतलब बेटा, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि सर इस तरीके का जो मॉर्गेज है ये बहुत ही ज्यादा रिस्की मॉर्गेज है। सर ये बहुत ज्यादा रिस्की मॉर्गेज है फॉर मॉर्गेजी। मॉर्गेजार के लिए ये अच्छा है, क्यों? क्योंकि भाई उसने पैसे भी ले लिए और उसकी प्रॉपर्टी भी सेफ है। लेकिन हाँ, मॉर्गेजी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है सर। क्यों? क्योंकि इस केस में ना तो आपके पास सिवाय टाइटल, सिवाय मॉर्गेज डीड के आपके पास कुछ नहीं है, ना तो उसके घर के कागजात है, ना रजिस्ट्री है, ना आपके पास पोजेशन है। और अगर आपने इसको बेचना भी है तो यू नीड टू मूव टू कोर्ट ऑफ लॉ, और कोर्ट में आपको तारीख पे तारीख मिलेगी। जब तक आप केस जीतोगे तब तक कई 100 साल हो चुके होंगे, 20, 30, 40 साल। भाई साहब इंडिया में अगर हम बात करें तो 30, 25 साल इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस चलता है। पता चलता है दादाजी ने किया था, आज पोते जो है ग्रैंडसन्स वो लड़ रहे हैं आपस में कोर्ट के अंदर, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो पहली मॉर्गेज होती है सिंपल मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज सर बहुत ज्यादा रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि सर इसके अंदर मॉर्गेजर के लिए अच्छा है, अगर मुझे कोई लोन दे दे और ना वो मेरे से मेरे घर के कागज मांगे, ना वो मेरे से घर खाली करवाए, सिर्फ एक टाइटल, एक मॉर्गेज डीड पे साइन करा ले, मेरे को तो उससे अच्छा चाहिए ही कुछ नहीं। इसका मतलब मॉर्गेजर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मॉर्गेजी के लिए ये सुसाइडल है। मॉर्गेजी को ऐसा नहीं करना चाहिए। डन बच्चे। अब देखिए सेकेंड काइंड ऑफ मॉर्गेज जो आता है बेटा, इसको हम बोलते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब देखिएगा बेटा ध्यान से, सर मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल क्या होता है? देखिए बच्चे ध्यान से, व्हेन वी टॉक अबाउट मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, तो इसमें सबसे खास बात एक होती है बेटा, इसके अंदर एक क्लॉज डाला होता है मॉर्गेजी ने कि अगर, ध्यान से समझिएगा, मॉर्गेजी ने क्लॉज डाला होता है कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देते हो, अगर आप डिफॉल्ट करते हो, तो उस केस में ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली मुझे सोल्ड आउट मानी जाएगी। इसका मतलब मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को पैसे दिए, लेकिन अगर वो रीपे नहीं करता तो मॉर्गेजी को किसी कोर्ट वोट में जाने की जरूरत नहीं है, मॉर्गेजी जो है वो ओनर माना जाएगा। ये क्लॉज उस डीड के अंदर होता है,
याद रहेगी बच्चे ये बात। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलना चाहूं, इसीलिए तो बोला गया इसको कंडीशनल सेल, और वो कंडीशन क्या है, डिफॉल्ट। अगर मॉर्गेजर ने डिफॉल्ट किया तो जो मॉर्गेजी है वो ओनर माना जाएगा, प्रॉपर्टी विल बी डीम्ड एज सोल्ड आउट बाय मॉर्गेजर टू मॉर्गेजी। राइट बच्चे, देखिए यहां पर क्या कह रहा है ये ध्यान से देखते हैं। देखिए ये कहता है सर एक मॉर्गेजर है, मॉर्गेजर ने प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी। देखिए, और मॉर्गेजर ने जब प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी तो मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी से लोन ले लिया। सर इसने लोन दिया, सर मॉर्गेजर ने उस लोन को रीपे करने में डिफॉल्ट कर दिया, उसने लोन रीपे नहीं किया, तो सर मॉर्गेजी विल बी डीम्ड एज ओनर, मॉर्गेजी विल बी डीम्ड एज ओनर विदाउट knocking at the door of judiciary। इसका मतलब इसको कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये ओनर माना जाएगा। समझ आई बच्चे ये बात, हमें याद रहेगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मॉर्गेज एंड कंडीशनल सेल? सर सिंपल मॉर्गेज में अगर उसने डिफॉल्ट किया, आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट से ऑर्डर लोगे, तभी उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हो। सर इसमें अगर सामने वाले ने डिफॉल्ट किया तो आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसे ही उसने डिफॉल्ट किया प्रॉपर्टी विल बी डीम्ड एज सोल्ड टू मॉर्गेजी, और मॉर्गेजी इमीडिएटली ओनर बन जाएगा। राइट बच्चे, क्लियर है ये बात हमें। लेकिन अब सुनिएगा बड़े ध्यान से ऑल ऑफ यू, अगर मेरे से कोई पूछे कि सर इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर आप मुझे बोलो सर इसका मतलब ये हुआ कि मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में, सर मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में क्या मॉर्गेज डीड बनती है? यस बनती है, 2 कॉपीज बनती है, एक मेरे पास एक आपके पास। सर क्या इसमें डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स भी होती है? यस, इसमें टाइटल डीड्स भी आप दे सकते हो, मैंडेटरी नहीं है लेकिन हाँ दे सकते हो, क्योंकि तभी तो जब आप डिफॉल्ट करोगे तो वो प्रॉपर्टी को अपने नाम पे कराएगा, तो आपकी रजिस्ट्री वो ऑलरेडी अपने पास रखेगा। राइट, तो यस यहां पर मैं मे लिख रहा हूं, शेल नहीं लिख रहा, मर्जी है कर सकते हो। तो कहने का मतलब पहली चीज मॉर्गेज डीड की 2 कॉपीज बनेंगी, आप अपनी रजिस्ट्री उसके पास रखवाओगे घर की, जनरली वो रखवाते ही है उसको। लेकिन इसमें मेन बात क्या होती है कि सर इसमें पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता, यहां भी मे आ सकता है, नो पोजेशन इज ट्रांसफर्ड, मतलब वो हो सकता है कि आपसे घर खाली करवा ले पहले, और ये भी हो सकता है कि बोले चल अभी तो तेरा घर है, कल को पैसे नहीं देगा तो मैं मालिक माना जाऊंगा, तब मैं खाली करवाऊंगा। तो इन दोनों में आ जाएगा, शेल नहीं है। इसका मतलब मॉर्गेज डीड बनेगी, हो सकता है टाइटल डीड्स आप मुझसे लो, हो सकता है ना लो, हो सकता है आप मेरे से घर खाली करवाओ, हो सकता है ना करवाओ। लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट मॉर्गेजी shall acquire ownership, mortgagee shall acquire ownership। अच्छा बेटा, इसमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, वो बात तो समझ आ गई, लेकिन सुनिए, मान लो आपने मेरे से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था। सुनिए, मान लो आपने मेरे से 1 करोड़ का लोन लिया, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी, और वो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल था, मतलब आपने डिफॉल्ट किया, मैं मालिक माना जाऊंगा उस प्रॉपर्टी का। लेकिन जब मैं मालिक बन गया उसके बाद, चाहे वो प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की हो, चाहे वो 80 लाख की हो, मतलब चाहे मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं, हम दोनों आपस में कोई सरप्लस या डेफिसिट क्लेम नहीं कर सकते। याद रखिएगा ये बात। आई रिपीट, कंडीशनल सेल में और सिंपल मॉर्गेज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए बेटा, इधर ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखिएगा बेटा, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अगर मैं यहां पर बोलूं सिंपल वर्सेस कंडीशनल सेल, सर सिंपल मॉर्गेज वर्सेस कंडीशनल सेल, अगर मैं इसकी बात करता हूं सर सिंपल मॉर्गेज में एंड कंडीशनल सेल में क्या डिफरेंस है, तो मैं बोलूंगा सर सिंपल मॉर्गेज के अंदर ईदर पार्टी मतलब मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी कैन क्लेम
सरप्लस और डेफिसिट इफ एनी, सरप्लस और डेफिसिट अमाउंट इफ एनी। अगर आपने मेरे को पैसे नहीं दिए, कल को कोर्ट में जाके मैंने ऑर्डर लिया और आपके घर को बेचा, कम पैसे आए तो मैं आपसे केस कर सकता हूं और मांग सकता हूं, ज्यादा आए तो मुझे आपको वापस देने पड़ेंगे, राइट। लेकिन कंडीशनल सेल में नो क्लेम फॉर surplus or deficit amount can be made. No claim for surplus or deficit amount can be made. Can be made or can be raised. ये बात समझ आई बच्चे? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर सिंपल मॉर्गेज के अंदर एक खास बात क्या थी कि सर अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो तो सामने वाला कोर्ट में जाएगा, लेकिन कोर्ट से ऑर्डर लेके प्रॉपर्टी बेचेगा, लेकिन ज्यादा पैसे आएंगे तो चुका देगा आपको वापस, कम आएंगे तो और केस कर सकता है। मतलब अगर कहने का मतलब हुआ 1 करोड़ का लोन था, प्रॉपर्टी 80 लाख की बिकी, तो 80 लाख के लिए वो सिक्योर्ड क्रेडिटर और 20 लाख के लिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। लेकिन मॉर्गेज बैक कंडीशनल सेल के अंदर खास बात क्या है बेटा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल, अगर आपने डिफॉल्ट किया तो उस केस के अंदर मैं ऑटोमेटिकली ओनर माना जाऊंगा, मुझे प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि अगर वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई तो जितनी भी कम है मैं वो आपसे क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि नीदर पार्टी, नीदर मी नॉर यू कैन क्लेम एनी सरप्लस और डेफिसिट। क्लियर है बच्चे? यही मेन डिफरेंस है सिंपल एंड कंडीशनल सेल के अंदर। यहां तक बात समझ आई बच्चे? क्लियर है? तो यहां तक हमने पढ़ लिया सिंपल मॉर्गेज एंड मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर अभी तक हमने जो पढ़ा फटाफट से क्विकली रिवाइज करें बच्चे, तो एक्ट का नाम क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सर ट्रांसफर क्यों बोला गया है? क्योंकि ये खाली सेल से डील नहीं करता, ये एवरी मोड ऑफ ट्रांसफर से डील करता है। दूसरी बात, सर इसको प्रॉपर्टी क्यों बोला गया है? वैसे तो ये एक्ट बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, लेकिन जो सेक्शन 122 है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट से डील करता है, इसलिए इस एक्ट का नाम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बोला गया है, क्योंकि इसमें सारे सेक्शंस इमूवेबल प्रॉपर्टी के सिवाय एक के, दैट इज सेक्शन नंबर 122 फॉर गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सर 1882 में क्या एक्ट है? आज भी हम पे अप्लाई होता है, यस, बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 372। इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? मॉर्गेज के बारे में। मॉर्गेज कहां गिवन है बेटा? सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिवन है। सेक्शन 58 जब हमने शुरू किया तो हमने क्या पढ़ा कि वेनेवर, जब भी कोई एक इंसान, मैं इंग्लिश में बोलता हूं फटाफट से, वेनेवर द प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन हैज बीन केप्ट एज अ सिक्योरिटी with any other person against as a security against debt, loan or pecuniary liability, then such keeping of such property as a security is called mortgage. The person who is keeping the property as security is called mortgager, and the person with whom the property has been kept is called mortgagee, right? And this transaction is called mortgage. हमने बात किया कि देयर आर 6 काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस, जिसमें से अभी हमने 2 पढ़ी। पहली सिंपल मॉर्गेज, दूसरी मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। सर सिंपल मॉर्गेज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या था कि सर मॉर्गेज डीड बनेगी, लेकिन ना ही आप अपने घर के टाइटल डीड्स दोगे, ना ही आप पोजेशन दोगे, सिर्फ एक डीड बनेगी। और अगर कल को आप डिफॉल्ट करते हो तो सामने वाले को प्रॉपर्टी बेचने का राइट है, लेकिन सिर्फ कोर्ट से पूछने के बाद। और जब वो प्रॉपर्टी बेचेगा, कल को कम में बिकती है तो वो आपसे और पैसे क्लेम कर सकता है, ज्यादा में बिकती है तो आप भी वो इंटरेस्ट काटने के बाद बाकी जो सरप्लस है वो क्लेम कर सकते हो। मॉर्गेजर और मॉर्गेजी दोनों डेफिसिट या सरप्लस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल क्या होता है बेटा? मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल का मतलब होता है कि उसमें एक ऐसा क्लॉज होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि अगर मॉर्गेजर डिफॉल्ट करता है और अगर मॉर्गेजर पैसे नहीं देता तो मॉर्गेजी कोर्ट में नहीं जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ओनर माना जाएगा, ही विल एक्वायर ओनरशिप। लेकिन इसमें कहता है पोजेशन हो सकता है ट्रांसफर हुआ हो, टाइटल डीड हो सकता है आपने सामने वाले को दियो या ना दियो। लेकिन खास बात क्या है कि जब मॉर्गेजी ओनर बनेगा, मॉर्गेजर ने डिफॉल्ट किया, मॉर्गेजी विल एक्वायर ओनरशिप। जैसे मॉर्गेजी ने ओनरशिप एक्वायर करी, उस प्रॉपर्टी पे उसका राइट हो गया, चाहे वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ का लोन था, चाहे वो प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो, चाहे 2.5 करोड़ की हो, चाहे 50 लाख की हो। मतलब इधर पार्टी, ना मॉर्गेजर ना मॉर्गेजी, कोई भी सरप्लस या डेफिसिट क्लेम नहीं कर सकते। राइट बच्चे? चले आगे, डन। अब देखिए, अब यहां पर आता है बेटा थर्ड काइंड ऑफ मॉर्गेज। थर्ड काइंड ऑफ मॉर्गेज को बच्चे मैं यहां पे कहता हूं, मान लो इंग्लिश मॉर्गेज। हम बात करते हैं इंग्लिश मॉर्गेज की। बेटा ध्यान से देखिएगा, सर ये इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है हम समझते हैं, ध्यान से देखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश मॉर्गेज की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये मॉर्गेज सबसे अच्छा और सेफेस्ट मॉर्गेज है मॉर्गेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा है और आप कहते हो उसे कि भाई इंग्लिश मॉर्गेज कर, तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है मॉर्गेजी के लिए। मॉर्गेजर के लिए बहुत डेंजरस है, लेकिन मॉर्गेजी के लिए बहुत अच्छा। सर इसका मतलब क्या है कि मॉर्गेजी के लिए बहुत अच्छा है? इंग्लिश मॉर्गेज में ऐसा क्या होता है? सुनिए बेटा, मॉर्गेजर मॉर्गेजी के पास जाता है, उससे जाके कहता है मुझे लोन चाहिए, ये पकड़ मेरी प्रॉपर्टी गिरवी रख ले। मॉर्गेजी कहता है भाई एक शर्त पे दूंगा लोन, पहले तू ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर, तू ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर, मैं इसका मालिक बनूंगा तब तेरे को। और अगर कल को तूने लोन रीपे नहीं किया तो मैं सेफ हूं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ओनर मैं ही हूं, मेरे नाम पे ऑलरेडी पहले से प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मॉर्गेजी मॉर्गेजर को लोन ही अपने नाम पे प्रॉपर्टी कराने के बाद देता है, और जब मॉर्गेजर दोबारा से लोन रीपे कर देगा तो मॉर्गेजी प्रॉपर्टी उसे रीट्रांसफर करेगा। राइट बच्चे, तो कहने का मतलब इंग्लिश मॉर्गेज में खास चीज क्या है सर, कि इंग्लिश मॉर्गेज में पोजेशन ओनरशिप दोनों चीजें ट्रांसफर होती है। मॉर्गेजी ओनर बनता है, उसके बाद वो आपको लोन देता है। कल को आपने लोन रीपे किया तो वो आपको घर रीट्रांसफर करेगा, नहीं तो ना वो कोर्ट में जाएगा, ना वो डीम्ड एज ओनर, वो तो ओनर ही है, उसे प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है। मॉर्गेजी के लिए सबसे अच्छा है ये, क्यों? क्योंकि पहले वो आपका घर अपने नाम पे कराएगा, उसके बाद ही वो आपको लोन देगा। तो सर ये तो बहुत अच्छा हुआ मॉर्गेजी के लिए, राइट। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है? 0%, शून्य, जीरो नहीं चलता। सर इंग्लिश मॉर्गेज बिल्कुल नहीं चलता इंडिया में, नो। क्यों, क्या रीजन है इसका? बच्चे ध्यान से सुनिए, पहले मैं अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम पे करूं, ट्रांसफर करूं। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी, मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को देता है, मान लो 1 करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी है, तो 8% मान लो स्टैंप ड्यूटी है। दिल्ली में मान लो, दिल्ली की बात करते हैं तो लेडीज के नाम पे 5% होती है स्टैंप ड्यूटी, और जेंट्स के नाम पे 7% होती है, और ज्वाइंट प्रॉपर्टी में 6% है। फादर ने मेरे प्रॉपर्टी ली तो 7% की स्टैंप ड्यूटी, मदर ने ली तो 5% की, दोनों के नाम पे तो 6%। अब सुनिए ध्यान से, मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी दी 1 करोड़ की लोन पे, गिरवी रखी, पहले वो 7 लाख की स्टैंप ड्यूटी का बर्डन, फिर जब वो प्रॉपर्टी आप मुझे दोबारा रीट्रांसफर करोगे, दोबारा 7 लाख का बर्डन, तो ये 14 लाख रुपए बियर कौन करेगा? फालतू के जो ट्रांसफर के स्टैंप और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि थ्योरेटिकली इंग्लिश मॉर्गेज बहुत अच्छा होता है बेटा, लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो इंग्लिश मॉर्गेज को कोई भी यूज नहीं करता। क्यों? बिकॉज इसमें डुअल स्टैंप ड्यूटी का बर्डन है, मॉर्गेजर मॉर्गेजी उसको बियर करने को तैयार नहीं होते हैं। राइट बच्चे, याद रहेगा। इसके अंदर मॉर्गेजर होगा सर मॉर्गेजी होगा। मॉर्गेजर सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करेगा टू मॉर्गेजी, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। इसके बाद मॉर्गेजी मॉर्गेजर को लोन देगा, और सर अगर मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी के साथ कोई भी डिफॉल्ट किया तो मॉर्गेजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मॉर्गेजी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओनर है, ही इज ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग ओनर, राइट। लेकिन सर अगर इसने रीपे कर दिया, अगर मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को रीपे कर दिया, तो फिर मॉर्गेजी जो है वो प्रॉपर्टी मॉर्गेजर के नाम पे रीट्रांसफर कर देगा, रीट्रांसफर कर देगा। सिंपल सी बात है सर। तो कहने का मतलब अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंग्लिश मॉर्गेज की, तो सर इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर सर मॉर्गेज डीड बनेगी। सर इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। सर इसमें पोजेशन भी ट्रांसफर होगा, मैं आपको घर खाली करके दे दूंगा। एंड सर लास्टली इसको जब आप रीपेमेंट, जब आप मुझे पेमेंट कर दोगे, जब आप मुझे लोन रीपे कर दोगे, तब मैं प्रॉपर्टी आपको रीट्रांसफर करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो इंग्लिश मॉर्गेज है ये सेफेस्ट मॉर्गेज है मॉर्गेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इंडिया में नहीं चलता। इट इज नॉट इन प्रैक्टिस। सर ये प्रैक्टिस में क्यों नहीं है? क्योंकि सर 2 बार
डुअल स्टैंप ड्यूटी का बर्डन कौन पे करेगा? पहले मैं घर आपके नाम पे करूं, फिर वो घर आप दोबारा से मेरे नाम पे करूं। सर इतने का तो लोन नहीं है, इतनी तो ब्याज नहीं बनेगी, साल का इंटरेस्ट नहीं बनेगा जितना स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ जाएगी। मैं बोल रहा हूं कि 1 लाख रुपए का लोन दे दो और मैं आपको साल 1 करोड़ का लोन दे दो और मैं साल बाद 1 करोड़ 10 लाख दूंगा। ब्याज इंटरेस्ट मेरा 10 लाख बन रहा है, स्टैंप ड्यूटी 14 लाख, तो कौन करेगा? तो इसलिए कहता है जो इंग्लिश मॉर्गेज है ये बहुत सेफेस्ट है मॉर्गेजी के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में ये नहीं चलता। राइट बच्चे, क्लियर है ये बात? तो हमने पढ़ लिया सिंपल मॉर्गेज, दूसरा हो गया कंडीशनल सेल, तीसरा हो गया इंग्लिश मॉर्गेज। राइट बच्चे, आई होप आपको अब तीनों के नाम याद हो गए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 6 के 6 नाम अभी मत देखो, जैसे जैसे हम एक एक मॉर्गेज पढ़ेंगे आपको याद होता जाएगा। तो हमने पढ़ लिया सिंपल मॉर्गेज क्या होता है, फिर हमने पढ़ लिया कंडीशनल सेल क्या होता है, इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर करोगे तो ही पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। और जब कल को आप लोन ट्रांसफर रीपे कर देते हो तो मैं प्रॉपर्टी रीट्रांसफर करूंगा, सेफेस्ट है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, डुअल स्टैंप ड्यूटी का बर्डन कौन पे करेगा? राइट बच्चे, चले आगे। अब देखिए, अब यहां पर नेक्स्ट आती है बेटा, फोर्थ काइंड आती है जिसको मैं कह सकता हूं यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज बेटा देखिएगा, द टर्म यूसुफ्रैक्चरी मींस राइट टू यूज। यूसुफ्रैक्चरी का मतलब होता है राइट टू यूज। तो यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज विद मींस, इसको अगर मैं बोलना चाहूं अपनी लैंग्वेज में तो मैं क्या बोलूंगा, मॉर्गेज विद राइट टू यूज। मॉर्गेज विद राइट टू यूज। सर ऐसा मॉर्गेज जिसके अंदर आप सामने वाले को अपनी प्रॉपर्टी यूज करने का राइट दे रहे हैं। सर क्या कहना चाह रहे हो, सुनिएगा बेटा इधर ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए सर ये मॉर्गेजर है, मॉर्गेजर ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के पास सिक्योरिटी करी, मॉर्गेज करी, और सर मॉर्गेज करके इसने इससे लोन ले लिया ₹1 करोड़ का। और मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन भी दिया, अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन भी दे दिया। क्लियर है बच्चे? देखिए पहली चीज क्या हुई सर, पहली चीज हुई कि हमने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी। दूसरी चीज क्या हुई, 1 करोड़ का लोन ले लिया। तीसरी चीज क्या हुई सर, हमने प्रॉपर्टी का पोजेशन आपको दे दिया। क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से, मान लीजिए इसके अंदर जो मॉर्गेजर है उसने मॉर्गेजी को पे करना है रुपीज, ये टू बी पेड है, अभी पे नहीं किया, टू बी पेड है ₹1.10 CR। उसने कहा सर 1 साल के बाद मैं आपका 1 करोड़ वापस दूंगा, साथ में 10 लाख रुपए और दूंगा जो इंटरेस्ट के है। ठीक है जी, आप सुनिएगा ध्यान से बच्चे। मीनवाइल जो मॉर्गेजी है, मॉर्गेजी ने वो प्रॉपर्टी आगे मिस्टर जेड को रेंट पे दे दी और मिस्टर जेड से इसने साल का ₹2 लाख रेंट रिसीव। इसका मतलब मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को जब प्रॉपर्टी दी तो इसमें मॉर्गेज किया, तो इस यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज में आप प्रॉपर्टी का पोजेशन भी देते हो और राइट टू यूज भी देते हो। अब इसमें उसने प्रॉपर्टी को यूज करके कोई बेनिफिट लिया, जो बेनिफिट लिया बेटा मॉर्गेजर की जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है उसमें से मॉर्गेजी को वो बेनिफिट की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। इसका मतलब मॉर्गेजर कितने पैसे देगा, ₹1 करोड़ प्लस 10 लाख रुपए इंटरेस्ट माइनस 2 लाख रुपए का जो आपको प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब ये कि मॉर्गेजर को ₹1.8 CR आपको देने पड़ेंगे, मतलब 1.08 CR हो गया ना। 1.8 से तो 80 लाख लग रहा है, 1.8 CR बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे 1.08 CR। राइट, तो कहने का मतलब 1 करोड़ 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर है बच्चे? तो यहां तक हमें बात समझ आई कि हाँ जी सर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि राइट टू यूज या यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज का क्या मतलब होता है कि मैंने आपको प्रॉपर्टी दी और मैंने आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन भी दिया, राइट टू यूज भी दिया, जो भी प्रॉपर्टी का बेनिफिट आपको हुआ है वो बेनिफिट मेरी लाइबिलिटी में से माइनस किया जाएगा। राइट बच्चे, एक चीज याद रखिएगा बेटा प्लीज, इधर ऑल ऑफ यू मेरी बात को समझिए। ये हुआ पॉइंट नंबर 5, ये हुआ पॉइंट नंबर 6, ये हुआ पॉइंट नंबर
7। आई होप आपको इतना समझ आ गया कि सर मॉर्गेजर ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी, आपसे लोन ले लिया, आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया, जो उसकी लाइबिलिटी बनती थी वो देगा, लेकिन उससे पहले आपने प्रॉपर्टी आगे रेंट पे दे दी, उसको यूज किया, जो यूज करके प्रोसीड्स आए वो उसकी लाइबिलिटी में से माइनस हो जाएंगे। राइट बच्चे, लेकिन अब मेरी बात सुनिए जो मैं कहना चाहता हूं। थोड़े टाइम पहले की बात है, काफी टाइम हो गया इनफैक्ट इसको। हुआ क्या एक बार कि हम जिस घर में रहते हैं, मैं जिस घर में रहता हूं, सुनिएगा, वो जो घर है वो ग्राउंड फ्लोर हमने एमटीएनएल को रेंट पे दिया हुआ है। एमटीएनएल को, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को ग्राउंड फ्लोर हमने रेंट पे दिया हुआ है। ठीक है, जो ग्राउंड फ्लोर हमने रेंट पे दिया हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे ताया जी वगैरह रहते हैं, मेरे पापा के बड़े भाई रहते हैं, मतलब ज्वाइंट फैमिली है हमारी। और उसके ऊपर जो फ्लोर है वो खाली है। सुनिए, ग्राउंड फ्लोर पे कौन है? एमटीएनएल एक्सचेंज। फर्स्ट फ्लोर पे हम है, सेकंड पे ताया जी, और थर्ड फ्लोर खाली है। अब जो थर्ड फ्लोर खाली है, पापा ने बोला कि अमित हम उसे रेंट पे दे दें। मैंने कहा पापा देख लो, कभी कभी पतंग उड़ानी होती है या कभी करवा चौथ पे ऊपर बीवी छानी से देखती है चांद। पापा कहते यार साल में 2 बार ही तो छत पे चढ़ते हो आप। मैंने कहा हाँ। मैं कहा पापा बच्चे खेल लेंगे। कहते यार कोई जाता ही नहीं है, अच्छा खासा 15,000 रुपये पर मंथ का रेंट है, 1,80,000 2 लाख रुपए के आसपास रेंट मिल जाएगा, चढ़ता तो है नहीं कोई ऊपर, ऊपर से गंद इतना होता है, आप साफ सफाई भी नहीं रखते हो, जो टेनेंट होगा वो साफ सफाई रखेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। अब क्योंकि देखो जब आप बड़े हो जाते हो ना बेटा, तो आपके पेरेंट्स कुछ भी करें वो एक बार आपसे पूछते जरूर है, डिस्कस जरूर करते हैं। तो मेरे फादर ने भी डिस्कस किया कि बेटा ताया जी कह रहे थे रेंट पे दे दे, दे दे। मैंने कहा जी दे दो। अब हुआ क्या कि 2 महीने हो गए इस बात को। मैंने पूछा पापा का घर चढ़ा किराए पे? नहीं बेटा अभी तक तो नहीं, किराएदार ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा पापा आपसे किराए पे नहीं चल रहा घर? तो माय फादर सेड बेटा कोई भी आता ना वो कहता मॉर्गेज पे ले लो, मॉर्गेज कर लो, रेंट नहीं करेंगे। मैंने कहा मॉर्गेज कर लो मतलब? मॉर्गेज? मैंने कहा पापा मॉर्गेज मतलब गिरवी होता है, मॉर्गेज का किराए से क्या लेना देना? यार तेरे को मॉर्गेज नहीं पता? मैंने कहा हाँ जी पता है। तो फिर तेरे को मॉर्गेज ही नहीं समझ आ रहा? मैंने कहा नहीं मेरे को पापा मॉर्गेज पता है, लेकिन आप कौन सा मॉर्गेज कह रहे हो? कहते यार वो मॉर्गेज पे होता है, या तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे जाती है या रेंट पे जाती है। मैंने कहा पापा मुझे नहीं समझ आया, प्लीज आप मुझे क्लैरिफाई करो। तो मेरे फादर ने कहा कि कोई भी आता है तो वो ये कहता है कि जी मेरे पास 10 लाख रुपए है, वो 10 लाख रुपए रख लो, मेरे पास 10 लाख रुपए, वो 10 लाख रुपए रख लो, और मेरे से किराया मत लेना, जब मैं छोड़ के जाऊंगा तो 10 लाख रुपए आप मुझे वापस कर देना। मतलब जो भी आता है वो 10 लाख रुपीज मेरे फादर को देना चाहता है, ले लो। और कहता है कि जब आप 10 लाख रुपए मेरे से ले लोगे तो आप मेरे को ना उसकी ब्याज दो ना मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, जाते हुए आप मुझे पैसे वापस कर देना। पापा कहते हैं इसी को तो मॉर्गेज बोलते हैं। फिर मैंने फादर के पॉइंट को समझा। आप सोच के देखिए, रेंटल का, टेनेंसी का सब्स्टिट्यूट लोगों ने यूसुफ लक्जरी मॉर्गेज को बनाया हुआ है। देखिए ना क्या मतलब है इसका, सुनिए। इसको किराएदार के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेरे फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। मेरे फादर ने जो छत है, जो हमारा टेरेस है, वो किसी के पास गिरवी रख दिया तो उसको पोजेशन भी दे दिया। देखिए यूसुफ लक्जरी वाला, गिरवी रख के मेरे फादर का कहना क्या है कि हमने यहां पर कितने पैसे लिए? 10 लाख रुपए। क्लियर है? 2% इंटरेस्ट पे 10 लाख रुपए लिए, तो 20,000 रुपए पर मंथ का हमें उन्हें इंटरेस्ट देना, राइट? और वो हमारी जगह यूज कर रहे हैं, तो 20,000 रुपए पर मंथ उसका मान लो किराया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो 1 साल के लिए हमने उन्हें अपने पास रखा, तो 1 साल के बाद हमने उनसे 10 लाख रुपए लिए, तो 1 साल के बाद हमें उन्हें कितने देने? अगर 20,000 रुपए पर मंथ का भी हो तो 12,40,000 रुपए देने। उन्होंने हमारी जगह यूज की, 20,000 रुपए पर मंथ का किराया है, मतलब 1 साल का किराया 2,40,000 हो गया, तो 12,40 में से 2,40 माइनस कर दो, मतलब 10 लाख रुपीज ही तो आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में जो टेनेंट्स, जो किराएदार होते हैं, अगर वो किराएदार रेंट पे नहीं करना चाहते तो इसका मतलब उनके पास अगर अच्छा पैसा है तो वो क्या करते हैं? यूसुफ लक्जरी मॉर्गेज टाइप एक अग्रीमेंट कर लेते हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं पैसे हमारे कौन रख लेगा। अब देखो इस केस में है ये लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिलेशन, लेकिन वैसे अगर लॉ की टर्म्स में देखे तो मेरे फादर इसमें मॉर्गेजर हो गए और वो किराएदार मॉर्गेजी हो गया, जिसके बाद फादर ने छत गिरवी रख दी 10 लाख के लिए। फादर की लाइबिलिटी है इंटरेस्ट देना, और वो प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, तो दोनों का अमाउंट सेटअप हो जाएगा और जाते हुए वो अपना पूरा पैसा वापस ले लेगा। राइट बच्चे, क्लियर है ये बात? सबको समझ आती है कहानी? तो कहने का मतलब, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अभी तक हमने 6 में से 4 तरीके की मॉर्गेजेस पढ़ ली बेटा। सबसे पहली कौन सी होती है? सिंपल मॉर्गेज। दूसरी कौन सी होती है? मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। तीसरी कौन सी होती है? इंग्लिश मॉर्गेज। फोर्थ वन कौन सा है बेटा? फोर्थ आता है हमारा यूसुफ लक्जरी मॉर्गेज। डन बच्चे, चले आगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा पॉइंट नंबर 5, जिसको हम बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज
इक्विटेबल मॉर्गेज या मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स, मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स, इक्विटेबल मॉर्गेज या मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स। बेटा सच्चाई ये है कि यही एक ऐसा मॉर्गेज है जो प्रैक्टिकल लाइफ में इंडिया में चलता है, जिसपे पूरा का पूरा इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिलाय करता है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है वो इसी पे रिलाय करता है। ठीक है जी, इंडिया में 99.99% यही चलता है। सुनिए इसके अंदर क्या होता है, देखिएगा बेटा ध्यान से। मैं आपको ना एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। देखिए, जब हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको लास्ट एग्जांपल में बताया कि हमारा जो घर है वो हमने एमटीएनएल को रेंट पे दिया हुआ है, बताया मैंने आपको। देखिए, मैंने कहा हमारा जो घर है वो हमने एमटीएनएल को रेंट पे दिया हुआ है। बेटा जब एमटीएनएल को रेंट पे दिया था तब मैं 15 या 16 साल का होता था। आज मेरी एज 33 ईयर्स हो गई है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं 16 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब हमने एमटीएनएल को रेंट पे दिया था। जब रेंट पे दिया था बेटा तो 30 ईयर्स का अग्रीमेंट हुआ था, राइट। अब प्लीज डोंट कैलकुलेट के सर को किराया कितना आता होगा, कैसे आता होगा, कितनी बड़ी जगह है, भूल जाओ उसको। पॉइंट इसके, जो रेंट पे हम लोगों ने दिया, जब हमने घर को किराए पे दिया तो कमर्शियली उसको रेंट पे दिया, तो जब किराया हमें आने लगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पेरेंट्स की इनकम बढ़ी तो इनकम टैक्स भी लगेगा। तो उसके लिए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक एडवाइस दिया, कहते हैं वोरा साहब लैप ले लो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लैप ले लोगे तो आप जो आपको रेंट आएगा, रेंट का जो किराए का चेक आएगा, उससे आपकी ईएमआई चली जाएगी और आपको टैक्स में बेनिफिट होगा, तो यू मस्ट गो फॉर इट। उसने समझाया कि कैसे आप टैक्स को सेव कर सकते हो और कैसे आपकी एक नई प्रॉपर्टी बन जाएगी। लोन ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन ले लो, उससे एक और नई प्रॉपर्टी ले लेना, और जो आपका रेंट आएगा वहां से ईएमआई चली जाएगी। तो जब उसने ये बात समझाई तो मेरे फादर ने कहा ठीक है हम ले लेते हैं। तो मेरे फादर ने उस टाइम पे, जब मैं 11th में 10th या 11th में था, तो उस टाइम पे मेरे फादर ने 2 काम किए 3-4 महीने में। एक तो पीएनबी को से लोन लिया और दूसरा एमटीएनएल को प्रॉपर्टी रेंट पे दी। जब पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया बेटा, तो उस केस में क्या हुआ, सुनिए ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। वहां पर अमित वोरा के फादर, मेरे फादर, ये कौन, मॉर्गेजर, और यहां पर पंजाब नेशनल बैंक क्या है बेटा, मॉर्गेजी। मेरे जो फादर है वो कौन है, मॉर्गेजर। पंजाब नेशनल बैंक है वो कौन है, मॉर्गेजी। मेरे फादर ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ मॉर्गेज किया। अब देखिए बेटा, इस केस में सर क्या मॉर्गेज डीड बनी होगी, बिल्कुल बनी होगी। सर इस केस में क्या टाइटल डीड्स, क्या घर के कागज हमने बैंक के पास गिरवी रखे, यस रखे। टाइटल डीड्स डिलीवर्ड टू मॉर्गेजी, हमारे घर के कागज बैंक ने अपने पास गिरवी रख लिए ताकि वो घर हम किसी और को ना बेच सके, राइट बच्चे। सर इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर हुआ, नहीं, इसमें कभी भी प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता, नो पोजेशन इज ट्रांसफर्ड। इसके अंदर क्या खास बात होती है बेटा, इसके अंदर अगर हम डिफॉल्ट करते हैं, अगर हम पैसे नहीं देते हैं, तो कल को बैंकर जो है उसको राइट टू सेल है, राइट टू सेल टू मॉर्गेजी। बैंकर बेच सकता है प्रॉपर्टी विदाउट नॉकिंग टू द डोर ऑफ जुडिशरी, याद रखेगा, विदाउट मूविंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ। उसको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, विदाउट मूविंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, सबसे अच्छी बात अगर हम करें तो बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच के देखो क्या है, बैंकर ने मॉर्गेज डीड भी बना ली, हम हमारे कागजात भी अपने पास रख दिए, बिना रजिस्ट्री के हम वैसे ही घर नहीं बेच सकते हैं। बैंकर ने पोजेशन हमारे पास ही था, क्योंकि हम घर से थोड़ी निकल जाएंगे यार। लेकिन अगर कल को हम डिफॉल्ट करते हैं तो बैंकर बिना कोर्ट में जाए, बिना तारीख पे तारीख लिए हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट कर सकता है। क्लियर है बच्चे ये बात। और इसमें भी वही वाला पॉइंट आ जाएगा बेटा, सरप्लस या डेफिसिट क्लेम कर सकते हैं, क्लेम फॉर सरप्लस और डेफिसिट इफ एनी। ज्यादा पैसा आएगा, कल को हम मांग लेंगे बेच के, कम हुआ तो वो हमसे और क्लेम कर सकता है। तो क्लेम फॉर सरप्लस और डेफिसिट इफ एनी, राइट बच्चे।
क्लियर है ये बात सबको? तो यहां तक हमें कहानी समझ आ गई कि सर सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा सूटेबल इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कौन सा करता है, जिसका नाम है मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स या इक्विटेबल मॉर्गेज। बच्चे एक चीज याद रखेगा, जैसे मेरे पास कोई कॉपी, कोई किताब, कोई नोट्स नहीं है, मेरा सब कुछ दिमाग में, ऐसे आपको भी सब कुछ याद होना चाहिए। प्लीज फटाफट से, कितने तरीके के मॉर्गेज पढ़े? सिंपल, दूसरा कंडीशनल सेल, तीसरा इंग्लिश, चौथा यूसुफ्रैक्चरी एंड फिफ्थ मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स या इक्विटेबल मॉर्गेज। पहले का ड्रॉबैक मॉर्गेज ही वीक है, दूसरे का ड्रॉबैक कि आप क्लेम और डेफिसिट को क्लेम नहीं कर सकते, सरप्लस और डेफिसिट, क्योंकि ओनर माने गए तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो। सर इंग्लिश सबसे अच्छा है, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या है कि सर इंग्लिश के अंदर ड्रॉबैक क्या है कि 2 बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, कौन बियर करेगा स्टैम्प ड्यूटी। सर यूसुफ्रैक्चरी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप इसमें मॉर्गेजी को पोजेशन देते हो, कल को उसने खाली नहीं किया तो क्या होगा, आपने पैसे दे दिए तब भी खाली नहीं किया तो क्या होगा। और सर इक्विटेबल के अंदर क्या होता है, बैंकर के लिए सबसे अच्छा है, कागजात उसने रख लिए, पोजेशन से उसको मतलब है नहीं, इंटरेस्ट आप टाइम पे दे रहे हो, नहीं दोगे तो वो बिना कोर्ट में जाए प्रॉपर्टी सेल कर देगा, सरप्लस या डेफिसिट कुछ भी आएगा तो दोनों पार्टीज क्लेम कर सकती है। क्लियर है बच्चे, ये बात समझ आती है? अब देखिए, अब यहां पर लास्ट काइंड ऑफ मॉर्गेज आता है बेटा। जो लास्ट काइंड ऑफ मॉर्गेज है इसको हम बोलते हैं एनामलस मॉर्गेज। एनामलस मॉर्गेज, ध्यान से देखिएगा बेटा। कहते हैं सर एनामलस मॉर्गेज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनामलस मॉर्गेज? देखिए कहता है एनामलस मॉर्गेज को आप हाइब्रिड मॉर्गेज भी कह सकते हो। हाइब्रिड मॉर्गेज मतलब ऐसा मॉर्गेज जिसके अंदर 2 और मोर, जो अपने 5 मॉर्गेजेस पड़े हैं, कहता है उसमें से 2 और मोर मॉर्गेजेस का मिक्सचर। ऐसा मॉर्गेज जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मॉर्गेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसको हम बोलते हैं एनामलस मॉर्गेज। सर क्या कहना चाह रहे हो? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा इसमें, देखिए ध्यान से। मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको आधे सेकंड में क्लियर हो जाएगा। देखिए सर, एक मॉर्गेजर है जिसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी मॉर्गेजी के पास, और जब मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी को गिरवी रखा, जब इसने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी तो मॉर्गेज करके लोन ले लिया ₹1 करोड़ का एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के, साल बाद 1,10,00,000 रुपए देगा। राइट बच्चे, अब सुनिए। और साथ में इसने जब प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी थी तो पोजेशन भी ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। और साथ में ये बोला था कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं, कल को लोन रीपे नहीं कर पाया तो आप इसके ओनर माने जाओगे, मतलब कंडीशनल सेल, ठीक है। आई रिपीट बेटा, मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी गिरवी रखी, साथ में पोजेशन भी दे दिया और बोला कल को मैं 1 करोड़ रुपया ले रहा हूं आपसे, और अगर कल को मैं आपको 1,10,00,000 रुपए वापस नहीं कर पाया 1 साल के बाद तो आप ओनर माने जाओगे। अब सुनिए, अब मॉर्गेजी ने क्या करा, वो प्रॉपर्टी आगे मिस्टर जेड को रेंट पे दे दी, और जब वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी तो मिस्टर जेड से उसने साल का 4 लाख रुपए रेंट रिसीव किया। और मॉर्गेजर जो है वो मॉर्गेजी को अब कितना अमाउंट पे करेगा? सर मॉर्गेजर मॉर्गेजी को पे करेगा 1,06,00,000 रुपए। सर 1,06,00,000 रुपए पे करेगा। सर क्यों 1,06,00,000 रुपए पे करेगा? क्योंकि उसने जो लाइबिलिटी थी उसकी 1 करोड़ प्लस 10% की 1,10,00,000 की, उसमें से अपने प्रॉपर्टी यूज की 4 लाख रुपए की, ये यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज हो गया, और अब वो 1,06,00,000 रुपए देगा। और अगर वो 1,06,00,000 रुपए नहीं देता तो मॉर्गेजी विल बी डीम्ड एज ओनर। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ही विल बी डीम्ड एज ओनर, क्योंकि ये कंडीशनल सेल है। बेटा आप बताइए, इस एग्जाम्पल में ये जो आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है, आप इसको कंडीशनल सेल बोलेंगे, यूसुफ्रैक्चरी बोलेंगे, या दोनों का मिक्सचर बोलेंगे? सर ये यूसुफ्रैक्चरी है, क्योंकि आप सामने वाले को प्रॉपर्टी दे रहे हो, वो प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, और यूज करने के बाद वो प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद जो प्रोसीड्स आ रहे हैं आपकी लाइबिलिटी से माइनस कर रहा है। और अगर आप अपनी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी नहीं देते हो तो फिर वो ओनर माना जाएगा। तो कहने का मतलब, ये जो एग्जांपल मैंने दिया बेटा आपको, इसके अंदर यूसुफ्रैक्चरी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं और कंडीशनल सेल के भी आ रहे हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनामलस मॉर्गेज। याद रहेगी ये बात? क्लियर है बच्चे? तो कहने का मतलब, अगर मेरे से कोई पूछे तो सर आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा?
आज के लेक्चर में हमने पढ़ लिया बेटा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कि सर इसके अंदर हमने एक पूरा सेक्शन मॉर्गेज का कंप्लीट कर दिया। अगर मैं आपको इसको रिवाइज कराना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा बच्चे, मैं बोलूंगा मॉर्गेज इज कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 whenever a property of one person has been kept with other person as a security. So the property which has been kept is on mortgage. The person who is keeping the security is called mortgager, whereas the person with whom the property has been kept as mortgage is called mortgagee. And sir there are 6 kinds of mortgages. Basically जो main parts है वो 6 kinds होते हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा सिंपल मॉर्गेज, देन हमने इसके अंदर पढ़ा मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, देन इंग्लिश मॉर्गेज, देन यूसुफ्रक्चरी, टाइटल डीड से इक्विटेबल एंड एनामलस। मेरे साथ साथ बोलो, अब आपको याद हो गया होगा। इंग्लिश सबसे पहला सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, इंग्लिश मॉर्गेज, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स और इक्विटेबल मॉर्गेज, एंड लास्ट आ गया एनामलस मॉर्गेज। आई होप बच्चे आप सबको ये पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। डन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे व्हाट आर दी राइट्स ऑफ मॉर्गेजर, व्हाट आर दी राइट्स ऑफ मॉर्गेजी, राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ मॉर्गेजर एज वेल एज राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ मॉर्गेजी। इसके अलावा हम जो सब मॉर्गेज होता है, प्यूसिन मॉर्गेज होता है, उसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। राइट बच्चे, बाय।